नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परतक क्लास एज में। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वह एसी थ्योरी। और एसी थ्योरी का पावर फैक्टर है, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे किस प्रकार से होगा। तो इसमें क्या हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी। मान लीजिए पहला है एक्टिव पावर। साथियों, जो एक्टिव पावर है इसे हम वास्तविक शक्ति बोलते हैं। साथ ही इसे फिर रियल शक्ति बोलते हैं, रियल पावर। इस प्रकार से इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एपरेंट पावर के बारे में। एपरेंट पावर साथियों, जो एपरेंट पावर है इसे हम आभासी शक्ति बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्टिव पावर। जो रिएक्टिव पावर है उसको हम प्रतिक्रिया शक्ति बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो अब हम देखेंगे ये किस प्रकार से ज्ञात होता है। एपरेंट पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है और एक्टिव पावर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपरेंट पावर के बारे में। मान लीजिए यहां पर कोई मशीन लगी हुई है। ठीक है साथियों, और यहां से हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं, और जो हमारे पास किसी प्रकार का उपकरण है, मशीन है, वो 100 वाट क्षमता की है। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, यदि यहां से इस मशीन में सप्लाई देंगे तो जो सप्लाई जा रही है यहां से, वो इसकी क्या कहलाएगी, एपरेंट पावर कहलाएगी। एपरेंट पावर कहलाएगी। ठीक है साथियों, यहां पर कोई मशीन लगी हुई है जो कितने वाट की है, 100 वाट की है, और यहां हम सप्लाई दे रहे हैं और यहां से इसमें सप्लाई दी। जो सप्लाई जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, एपरेंट पावर कहेंगे। ठीक है साथियों, और यहां पर जितनी जो विद्युत खर्च हुई, मान लीजिए यहां हमने 100 वाट दी और 80 वाट यहां पर खर्च हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहां एक्टिव में पावर कितनी थी, जो पावर यहां खर्च हुई है वो इसकी क्या कहलाएगी, एक्टिव पावर कहलाएगी। एक बार फिर से देख ले, यहां सप्लाई दी हमने यहां तक, ये कौन सी पावर है, ये है एपरेंट पावर। यहां कितनी विद्युत की खर्च हुई, ये क्या कहलाई, ये इसकी एक्टिव पावर कहलाई। ठीक है साथियों, अब हम तीसरी पावर की बात करें, रिएक्टिव पावर क्या है। रिएक्टिव पावर में क्या होगा, जब यहां पर हम सप्लाई देंगे तो यहां पर क्या उत्पन्न होगा, यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो विद्युत की खपत होगी, मान लीजिए यहां हमने 80 वाट 100 वाट की सप्लाई दी थी, यहां 80 वाट खर्च होगा। अब कितने वाट है, 20 वाट है। यहां पर क्या हो, यहां 20 वाट बच गए। तो ये 20 वाट क्या है, ये इसकी रिएक्टिव पावर है। ठीक है साथियों, हमने क्या किया है, सबसे पहले यहां सप्लाई दी, सप्लाई को यहां पर दिया, तो ये सप्लाई दी, ये क्या हुआ, एपरेंट पावर। और यहां विद्युत की खर्च हुआ, जितनी विद्युत खर्च हुई ये क्या कहलाई, ये इसकी एक्टिव पावर कहलाई। और यहां क्या हुआ, विद्युत की सप्लाई देने का यहां चुंबकत्व का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र जितना उत्पन्न हुआ, जिसके कारण जो विद्युत की खपत हुई, इसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टिव पावर कहेंगे। ठीक है साथियों, तो आपको ये पता चला होगा कि एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, एपरेंट पावर क्या है। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे पावर ट्रायंगल के बारे में, किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि
एपरेंट पावर कौन सी है, एक्टिव पावर कौन सी है और रिएक्टिव पावर कौन सी है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले देखेंगे एक्टिव पावर है। जिसे हम वास्तविक शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, यहां एपरेंट पावर, ये क्या है, एपरेंट पावर। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्टिव पावर। ठीक है साथ, इसे हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। अब क्या करेंगे हम, इस प्रकार से इसको, अब यहां क्या करेंगे, यहां थीटा रखेंगे। हुआ किस प्रकार से, क्योंकि एपरेंट पावर और एक्टिव पावर दोनों का मान एक जगह मिल रहा है, इसलिए यहां थीटा का मान होगा, जो एक्टिव पावर है, साथ ही इसे हम वास्तविक शक्ति कहेंगे, इसे हम आभासी शक्ति कहेंगे। और जो रिएक्टिव पावर से प्रतिक्रिया शक्ति कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, पता जो हमें थीटा का मान दिखाई दे रहा है, यह किस प्रकार से होगा। जो एक्टिव पावर है, तो इसमें थीटा का मान क्या होगा, इसको हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, वास्तविक शक्ति है, इसे हम जेड द्वारा करेंगे। जो एक्टिव पावर है या जो अपरेंट पावर है, इसे हम जेड द्वारा करेंगे। एक्टिव पावर है, इसे हम आर द्वारा करेंगे। और जो रिएक्टिव पावर है, इसे हम क्यू द्वारा करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, जो अपरेंट पावर है, ये मेन पावर है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पावर कितना है, इसका अपरेंट पावर को जेड द्वारा डिनोट किया गया, तो जेड बराबर वी इंटू आई, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमें अपरेंट पावर को देखना है कि वो किसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो अपरेंट पावर है वो एक्टिव पावर के साथ तो थीटा कोण बना रहा है, लेकिन जो अपरेंट पावर है वो रिएक्टिव के साथ थीटा कोण नहीं बना रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो थीटा इसका मान कोस फाई होता है, तो हम क्या करेंगे, यदि हम एक्टिव पावर से देखें तो क्या करेंगे, आर बराबर वी आई कोस थीटा। और ये थीटा का मान किस प्रकार से आया, क्योंकि अपरेंट पावर वो एक्टिव पावर के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्टिव पावर के साथ देखेंगे ये किस प्रकार से होगा। तो जो अपरेंट पावर है वो थीटा कोण नहीं बना रहा है इसके साथ, तो इसको हम क्यू बराबर वी आई साइन थीटा के द्वारा इसको लिख देंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आर बराबर वी आई कोस थीटा आया और किस प्रकार से वी आई साइन थीटा आया। साइन का मान इसलिए आया क्योंकि अपरेंट पावर है वो रिएक्टिव पावर के पास थीटा कोण नहीं बना रहा है, जबकि एक्टिव पावर है वो क्या कर रहा है, अपरेंट पावर है वो एक्टिव पावर के साथ थीटा का कोण बना रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो पावर फैक्टर है उसकी परिभाषा होती है। इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखनी होगी, इसको किस किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान रखना होगा, जो एक्टिव पावर है उसको के डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जो अपरेंट पावर है इसको के वी ए से प्रदर्शित करेंगे, और जो रिएक्टिव पावर इसको के वी ए आर से प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, के डब्ल्यू मतलब किलो वाट हुआ, के वी मतलब किलो वोल्ट एम्पियर हुआ, जबकि के वी ए आर का मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो इनको जो एक्टिव पावर है वो किलो वोल्ट से प्रदर्शित होगी, जो अपरेंट पावर है वो किलो वोल्ट एम्पियर से प्रदर्शित होगी, जबकि जो रिएक्टिव पावर है वो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव से प्रदर्शित होगी। अब हम क्या करेंगे, जो इसके बारे में पावर फैक्टर के बारे में इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे कि परिभाषा किस प्रकार से इसकी होगी। तो सबसे पहले पावर फैक्टर की हम परिभाषा की बात करें
हमें दो चीज का ध्यान रखना होगा। इसको हम, ये कौन सी शक्ति है? ये वास्तविक शक्ति है। ये कौन शक्ति है? ये आभास शक्ति है। तो इसकी एक परिभाषा तो ये बनी कि वास्तविक शक्ति बट्टा आभासी शक्ति। और इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। एक बात तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी, इसकी जो परिभाषा बनी वो किस प्रकार से बनी पावर फैक्टर की? यहां हमें एक्टिव पावर दिखाई दे रहा है, यहां हमें क्या एपरेंट पावर दिखाई दे रहा है। तो एक्टिव पावर तथा एपरेंट पावर, इन दोनों के जो अनुपात को क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। इनकी अलग अलग परिभाषा है, वो किस प्रकार से बनती है वो हम देखेंगे। इसकी जो तीसरी परिभाषा है वो किस प्रकार से बनेगी? इसको हम आर द्वारा डिनोट करते हैं, जबकि इसको हम जेड द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसकी जो तीसरी परिभाषा होगी पावर फैक्टर आर बट्टा जेड को भी हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो आर का मान है वी आई कोस थीटा दिया हुआ है, वी आई कोस थीटा, ठीक है साथियों। और जो जेड का जो मान है वो वी आई दिया हुआ है, वी इंटू आई। अब हम क्या करेंगे? वी आई को वी आई से काटेंगे तो यहां क्या आया? कोस थीटा। और कोस थीटा है वो किसके बराबर है? आर बट्टा जेड या पावर फैक्टर, पावर फैक्टर बराबर कोस थीटा, ठीक है साथियों। इस प्रकार से हुआ। अब हम क्या करेंगे? इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। किस प्रकार से होगा? हमें क्या करना है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्या करना है हमें? देखिए, जेड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी क्यू का स्क्वायर, ठीक है साथियों। अब हम क्या करेंगे? जो जेड का मान दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमें? केवीए, केवी एक का स्क्वायर बराबर जो वास्तविक शक्ति क्या दी हुई है? के डब्ल्यू, के डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस जो हमें रिएक्टिव पावर या प्रतिक्रिया शक्ति दी हुई है वो क्या दी हुई है? केवी ए आर। तो साथियों इस प्रकार से हो जाएगा, तीनों का जो मान है वो इस प्रकार से निकल के आएगा। अब हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, केवी है, केवी ए किलोवोल्ट एम्पियर, के डब्ल्यू किलोवाट और केवी आर किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तीनों का जो मान है वो पावर एनालाइजर से ज्ञात होता है। हमें ध्यान रखना होगा तीनों का जो मान है वो पावर एनालाइजर से ज्ञात होता है। अब हम पढ़ेंगे पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बारे में। साथियों जो पिक फैक्टर होता है उसे हम क्रस्ट फैक्टर भी कहते हैं। अब ये किस प्रकार से हुआ? इसकी वो परिभाषा है वो किस प्रकार से होगी? अधिकतम मान बट्टा आरएमएस मान, अधिकतम मान बट्टा आरएमएस मान। इसका मतलब क्या हुआ? अधिकतम मान बराबर आरएमएस मान के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? पिक फैक्टर बोलते हैं। और जो पिक फैक्टर का जो मान होता है वो 1.414 होता है। तो अब ये 1.414 जो मान आया है वो आया किस प्रकार से ये देखेंगे हम। हमें ध्यान रखना होगा जो अधिकतम मान है, कल हम जो पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था जो अधिकतम मान है उसे हम आई एम द्वारा लिखते हैं। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? आई एम बट्टा आरएमएस मान को आई एम बट्टा √2, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? यदि हम √2 को ऊपर लेकर जाएंगे, गुणा में लेकर जाएंगे, आई एम बट्टा आई एम इंटू √2 गुणा में लेकर जाएंगे तो आई एम और आई एम ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा? √2 बचा। और √2 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1.414 होता है। तो इस प्रकार से इसका जो मान निकल करके आया है, पिक फैक्टर का मान 1.414 किस प्रकार से निकला है हमने इसको देखा है।
अब हम क्या करेंगे, फॉर्म फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्म फैक्टर का जो मान है वो किस प्रकार से निकल के आएगा और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले फॉर्म फैक्टर की परिभाषा क्या होगी ये देखेंगे हम साथियों। आरएमएस मान और औसत मान, इन दोनों का जो अनुपात होता है इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इन दोनों का जो अनुपात होता है इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो फॉर्म फैक्टर का जो मान है वो कितना होता है, 1.11। फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.11। अब हम क्या करेंगे, 1.11 जो मान निकल के आया वो आया कैसे, इसको देखेंगे किस प्रकार से आया। तो आरएमएस मान हमने देखा था और औसत मान देखा था, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, आरएमएस मान IM बट्टा √2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, औसत मान को देखेंगे 2IM बट्टा पाई, ठीक है साथियों। ये किसका मान है, ये औसत मान का, ये आरएमएस मान का, ये औसत मान का। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा में लेकर के जाएंगे। तो यदि इसको हम गुणा में लेकर जाएंगे तो ये मान क्या हो जाएंगे, देखो किस प्रकार से होगा, IM बट्टा √2। यदि इंटू में लेकर जाएंगे तो यहां पाई बटा 2IM इसका मान होगा, इस प्रकार से होगा, IM बटा √2 इंटू पाई बटा 2IM। अब क्या करेंगे, IM से जो IM है वो कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो मान निकल करके आएगा वो √2, इसका जो मान निकल के आएगा पाई बटा 2√2, ठीक है साथियों। इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा पाई बटा 2√2, और पाई बट्टा 2√2 का मतलब क्या हुआ, इसका हम यदि कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान कितना निकल के आएगा, 1.11। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी, हमें आरएमएस मान कितना होता है, आरएमएस मान होता है 0.707, जबकि औसत मान कितना होता है 0.637। यदि 0.707 में 0.637 का भाग देंगे तो इसका एक और मान निकल के आएगा, वो आएगा 1.11। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मान हमारे पास 1.11 निकल के आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, एक तो इस तरह से भी निकल सकता है इसका मान, और दूसरा यदि हम इस प्रकार से भी निकाले तो भी इसका मान 1.11 निकलेगा। और इसकी परिभाषा है आरएमएस मान बटा औसत मान को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में। जो लीडिंग पावर फैक्टर होता है इसमें क्या होता है, धारा होती है वो आगे होती है, किससे होती है, वोल्टेज से। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि लीडिंग पावर फैक्टर में धारा का मान आगे होता है वोल्टेज से, जबकि लैगिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज का मान आगे होता है किससे, धारा से आगे होता है, ठीक है साथियों। अब हम क्या करेंगे, ये पता चलाएंगे कि किस प्रकार से लीडिंग राशि होती है और किस प्रकार से लैगिंग राशि होती है। तो मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है, जो धारा है वो यहां पहले से स्टार्ट हो रही है और यहां जाकर रुक रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये राशि कौन सी है, ये राशि है वो लीडिंग राशि है, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां जाकर रुक रही है, ठीक है साथियों। जबकि लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होगा, जो धारा है वो बात यहां से स्टार्ट हो रही है, कहने का मतलब लैगिंग पावर फैक्टर धारा लेट स्टार्ट हो रही है और यहां जाकर पूर्ण हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, लीडिंग पावर फैक्टर में धारा यहां से स्टार्ट हो रही थी, जबकि लैगिंग पावर फैक्टर में धारा यहां से स्टार्ट हो रही है। यहां धारा पहले स्टार्ट हो रही थी, यहां धारा बाद में स्टार्ट हो रही है और यहां पर जाकर पूर्ण हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वोल्टेज का मान अधिक है, धारा का मान कम है, जबकि इसमें धारा का मान अधिक है। क्यों, क्योंकि धारा यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पहले से स्टार्ट हो रही है, ठीक है साथियों। अब हम इसके लोड के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन सा लोड होता है, जो लीडिंग पावर फैक्टर होता है इसमें कैपेसिटिव लोड होता है।
जबकि जो लैगिंग पावर फैक्टर होता है इसमें इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो पावर फैक्टर का मान किस प्रकार से होगा, इसमें जो पावर फैक्टर है लीडिंग पावर फैक्टर में, इसमें क्या होगा, यहां -1 से स्टार्ट होकर 0 तक जाएगा, जबकि इसमें जो पावर फैक्टर का मान है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन पावर फैक्टर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगा, जबकि लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होगा, -1 से स्टार्ट होकर 0 तक जाएगा। अब हम इसके उपयोग के बारे में देखेंगे कि लीडिंग पावर फैक्टर का उपयोग क्या होगा। लीडिंग पावर फैक्टर का जो उपयोग है, इसका उपयोग कैपेसिटर में, मोटर में, रेडियो आदि उपकरणों में होता है, जबकि लैगिंग पावर फैक्टर का उपयोग कहां होता है, जनरेटर में, इंडक्टर में आदि में होता है। तो ठीक है साथ ही इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ, कैपेसिटिव परिपथ और इंडक्टिव परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में यह क्या करता है, धारा को संचित करता है, धारा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित करता है। इसमें क्या होती है, जो वोल्टेज होते हैं वो धारा से 90 डिग्री क्या होते हैं, आगे होते हैं। तो इसमें किस प्रकार से देखेंगे, एक बार हमें देखना है। इसमें क्या होते हैं, जो वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री क्या है, आगे है। तो हमें ध्यान रखना होगा, इसमें वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे होते हैं। अब हम देखेंगे इसके पावर फैक्टर और पावर के बारे में। तो पावर फैक्टर बराबर कोस थीटा। ठीक है, तो पावर फैक्टर, अब थीटा का मान हो हमारे पास कितना है, 90। तो पावर फैक्टर बराबर कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 0। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में आया होगा कि कोस 90 का मान होता है वो 0, इसलिए इसमें पावर फैक्टर का मान कितना हुआ है, 0। अब हम क्या करेंगे, इसके पावर के बारे में ज्ञात करेंगे, पावर किस प्रकार से ज्ञात हुई। तो पावर P बराबर V इंटू आई कोस थीटा। तो क्या करेंगे, P बराबर V इंटू आई कोस, जो यहां में थीटा का मान दिखाई दे रहा है वो कितना है, 90। ठीक है, तो यहां 90 लगा देंगे हम। अब कोस 90 का जो मान है वो कितना होता है, 0। तो अब क्या करेंगे, P बराबर V इंटू आई, यहां कोस 90 का मान हमने 0 माना है। ठीक है, तो V और V इंटू आई को 0 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, P बराबर, यहां का P का मान कितना आएगा, पावर का मान 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो पावर फैक्टर का मान है वो भी 0 होगा और जो पावर का मान है वो भी इसमें 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी वैद्युतिक क्षेत्र में आवेश को संचित करना, आवेश को स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में संचित करना कैपेसिटिव परिपथ का कार्य है। अब इसमें क्या होता है साथियों, इसमें वोल्टेज है
इसमें धारा है वो आगे होती है, किससे? वोल्टेज से। इसमें धारा आगे होती है, किससे होती है? वोल्टेज से। कितनी होती है? 90 डिग्री। तो इसमें हमें क्या लिखना है? शुद्ध कैपेसिटिव परिमेय हमें दिखाई दे रही है, जो धारा है वो आगे किससे? वोल्टेज से। कितनी है? 90 डिग्री। तो इसमें क्या लिखना है कि शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। आगे होती है इसका मतलब क्या है? धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है। अब हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटिव परिपथ में क्या होगा, जो पावर फैक्टर का मान है वो कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? इसी प्रकार से हमने देखना है, पावर फैक्टर बराबर कोस थीटा, और कोस थीटा का मान 90 दिया हुआ और इससे कितना मान निकल के आया? जो कोस 90 इसका मान 0 निकल के आया है। तो इस प्रकार से पावर फैक्टर का मान कितना होगा? 0। इसमें भी, इसमें क्या होगा? जो पावर का मान है, पावर का मान इसमें भी क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस प्रकार से हम इसमें से निकाल करके लेके आ रहे हैं, P बराबर V इंटू आई कोस थीटा, और कोस थीटा का जो हमें मान दिया हुआ वो दिया 90, और कोस थीटा का 90 का जो मान होता है वो होता है 0। इस प्रकार से जो पावर का मान है वो भी इसमें भी 0 होता है। तो शुद्ध कैपेसिटिव परिमाण में क्या देखेंगे? एक चीज हमें अलग दिखाई दे रही है कि धारा क्या कर रही है? वोल्टेज से लीड कर रही है 90 डिग्री। ठीक है, इसमें भी पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 0 होता है। इसमें पावर का मान कितना होता है? इसमें भी पावर का मान 0 होता है। अब हम पढ़ेंगे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के बारे में। अब हम बात करेंगे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के बारे में। यह धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। रुकावट पैदा करता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें केवल एक प्रतिरोध ही लगा होता है। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज है वो करंट के बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार से देखेंगे? इसमें धारा तथा वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होंगे। कहने का मतलब दोनों इन फेज में होंगे। यदि अलग अलग फेज हो तो उसे हम आउट ऑफ फेज कहते हैं। यदि एक ही फेज हो, मान लीजिए धारा और वोल्टेज यदि एक ही समय पर यहां पर पहुंचे, इसे हम बोलते हैं इन फेज। यदि धारा और वोल्टेज अलग अलग समय पर पहुंचे दोनों ही, इसे हम कहेंगे आउट ऑफ फेज। और इसे हम कहेंगे इन फेज। दोनों एक समय पर पहुंच रहे हैं या दोनों अलग अलग समय पर पहुंच रहे हैं। तो प्रतिरोधी परिपथ में क्या होगा, जो धारा और वोल्टेज है वो अलग अलग समय पर नहीं न पहुंच करके एक ही फेज में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यह इन फेज में। जबकि कैपेसिटी और इंडक्टिव परिपथ क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग समय पर पहुंच रहे हैं। जैसे वोल्टेज पहले पहुंच रहा है, धारा बाद में पहुंच रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, आउट ऑफ फेज है। तो अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें जो पावर फैक्टर और पावर का जो संबंध है वो किस प्रकार से का वो देखेंगे। इसमें क्या होता है, जो थीटा का मान होता है वो 0 होता है। अब हम देखेंगे पावर फैक्टर बराबर कोस थीटा। ठीक है, अब पावर फैक्टर बराबर हमें कोस तो थीटा की वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 0। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, कोस 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, कोस 0 का मान होता है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर फैक्टर है वो इसका पावर फैक्टर कितना हुआ, इसका पावर फैक्टर हुआ इकाई, 1 या इकाई। ठीक है, हम पावर के बारे में देखेंगे किस प्रकार से ज्ञात होगा। P बराबर VI कोस थीटा। ठीक है,
तो P बराबर वी आई कोस थीटा, और थीटा का मान कितना है हमारे पास, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P बराबर वी आई कोस थीटा, और कोस 0 हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कोस 0, और कोस 0 का जो मान होता है वो होता है 1, यहाँ इसका मान होगा 1। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, P बराबर V इंटू आई, और कोस 0 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, P बराबर V इंटू आई इंटू 1, इसका मतलब क्या हुआ, जो पावर हमारे पास निकल करके आ रही है वो है P इंटू आई। तो हमारे पास जो पावर फैक्टर का मान है वो निकल के आया 1, और जो पावर निकल के आई वो निकल के आई P बराबर V इंटू आई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।